जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर नंबर 73। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में क्या करना हमने, कोई मुश्किल कंसेप्ट्स नहीं, सिर्फ एक तो प्रैक्टिस करनी है हमने उन क्वेश्चंस की जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन होने से रह गए थे, वो डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। सिर्फ दो नई सिचुएशन डिस्कस करेंगे, एक बिजनेस रिलेशनशिप, एक इंड्यूसमेंट्स। बिजनेस रिलेशनशिप और इंड्यूसमेंट्स, ये दो कंसेप्ट्स ने। पहले केस स्टडीज की तरफ, डिस्कशन की तरफ। कोई होम असाइनमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डिस्कस करना चाहते हो कर लीजिए, और ये परसों वाली होम असाइनमेंट भी इसमें शामिल है, उसमें से भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो कर ले। मेरे ख्याल है 21 तक हमने कर लिए थे। 22 का बी पार्ट कह रहा है फॉर ईच एथिकल थ्रेड। अच्छा पहले तो ये बताइए 22 हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पिछले कुछ क्वेश्चन जैसे ये है 17 इससे, या ये 14 इससे कैसे डिफरेंट है? इन क्वेश्चन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके उससे सिचुएशंस दिए हैं, जबकि जो 22 है कंटिन्यूस पैराग्राफ है। कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म में जब हमें क्वेश्चन देता है और हमें रिक्वायरमेंट में, देखिए रिक्वायरमेंट सेम वही है कि एथिकल थ्रेड्स आइडेंटिफाई करें, और हर थ्रेड पे आपने बताना है कि डिस्कस हाउ द इफेक्ट ऑफ थ्रेड कैन बी मिटिगेट, सेफ गार्ड। इस सिचुएशन में हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, याद रखें आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके दो ऑप्शन हैं आपके पास। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व करने से कि पार्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आपने थ्रेड लिखा, ठीक है, कोई नंबरिंग फॉर एग्जांपल 1 अपनी तरफ से नंबरिंग दे दे, और फिर इसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। आपने डिफरेंट कलर यूज नहीं करने, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं। फिर सिचुएशन में जो भी थ्रेड सामने आया उसकी हेडिंग दे दी, ठीक है, उसकी हेडिंग दे दी, और फिर इसके बाद अब देखें हर सिचुएशन का आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है और थ्रेड बताना है एक्सप्लेनेशन में, और फिर सेफगार्ड भी बताने हैं। तो आप इसको हेडिंग दे के पहले थ्रेड की हेडिंग, नीचे एक्सप्लेन कर दें सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहा है होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो आप मुझे 2 मार्क दीजिएगा। होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो हेडिंग में हम लिखेंगे होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल या होल्डिंग ऑफ शेयर्स, उसने जो क्वेश्चन में अल्फाज यूज किए हैं, ये हमने थ्रेड को आइडेंटिफाई किया, ये सॉरी सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से थ्रेड अराइज हो रहे हैं। इसके बाद आपने लिखना है नीचे थ्रेड, और थ्रेड को एक्सप्लेन कर दे। दिस सिचुएशन क्रिएट्स होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन ऑर्डर क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। फिर इसके बाद नीचे सेफगार्ड। नॉर्मली जब कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो सिग्निफिकेंस रिक्वायर्ड नहीं करता, क्योंकि वो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट आइडेंटिफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट और सेफगार्ड बताएं। लेकिन बहरहाल टू बी ऑन सेफ साइड आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस लिख दें। लेकिन नॉर्मली सिग्निफिकेंस इस तरह के क्योंकि जो कंटिन्यूस क्वेश्चन होता है ना, इसमें 2, 3 या 4 की बजाय समटाइम्स 7, 8 भी थ्रेड सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें थ्रेड अराइज होते हैं। तो यहाँ पे उसका फोकस क्या होता है, थ्रेड और उसके सेफगार्ड का, सिग्निफिकेंस के ऊपर उसका फोकस नहीं होता। तो जब कंटिन्यूस केस स्टडी आए उसमें ज्यादा सिचुएशंस ऐसी होते हैं जिनमें थ्रेड क्रिएट हो रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में सिग्निफिकेंस को ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंस को इंक्लूड करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और इस तरह की रिक्वायरमेंट में कभी भी उसने सिग्निफिकेंस नहीं पूछा। अगर पूछे तो फिर तो हम पे लाजमी हो जाता है ना कि क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है। अगर उसने सिग्निफिकेंस पूछी तो हमने उसको लाजमी बतानी है, ठीक है। अगर पार्ट में उसने आंसर दिया है और हर पार्ट में मार्क्स ज्यादा 3 या 4 नंबर का हर पार्ट, तो हम उसमें क्या करते हैं, फिर
हम उसमें थ्रेट्स भी बताते हैं, सिग्निफिकेंस भी और सेफगार्ड, अलग-अलग पार्ट उसने दिया हो। लेकिन जब इस तरह की कंटिन्यूस केस स्टडी हो तो याद रखिए इसमें मार्क्स कम और सिचुएशन ज़्यादा होती हैं, मार्क्स कम और सिचुएशन ज़्यादा होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अगर आप देखें कितने मार्क्स हैं, इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स, तो आप देखेंगे 6 मार्क्स हैं इसके थ्रेड्स के और 6 है सेफगार्ड के, 12। इसमें कोई सिचुएशन कम से कम 6 तो लाजमी होंगी, हो सकता है 8-9 सिचुएशन भी आ जाए। तो अब फर्ज कीजिए अगर 6 सिचुएशन भी हो इसमें जिनसे थ्रेट, इसका मतलब है थ्रेट और सेफगार्ड के 2 नंबर है, 2 नंबर की सिचुएशन, तो सिर्फ थ्रेट और सेफगार्ड ही लिख देना काफी है। ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भला, क्यों नहीं है? हालांकि नॉर्मली तो हम सिग्निफिकेंस जरूर लिखते होते हैं क्योंकि कंटिन्यूस केस स्टडी है और इसमें बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिनमें थ्रेट राइज होता है, हमारा सोल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, सिग्निफिकेंस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इस तरह के लेंथी केस स्टडी में रिक्वायर्ड नहीं होती। आपके पास 2 तरह की ऑप्शन है प्रेजेंटेशन की, एक तो हेडिंग दीजिए, फिर थ्रेट लिखें, सेफगार्ड लिखें, 1 2 3 1 2 3। दूसरी प्रेजेंटेशन की ऑप्शन क्या है जो ज्यादा बेहतर है, जो मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं, वो ये कि दरमियान में लाइन लगाइए, लेफ्ट साइड पे लिखिए थ्रेट, राइट साइड पे लिखिए सेफगार्ड। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हेडिंग और थ्रेट वाला, ये आपका इधर आ जाएगा, और जो सेफगार्ड्स वाला है, सेफगार्ड्स वाला हिस्सा है वो आपका इधर आ जाएगा। ये यहां पे नीचे आपने लगानी है लाइन, फिर उसके बाद अगली हेडिंग, नेक्स्ट थ्रेड और उसके सेफगार्ड, फिर लाइन लगानी है, अगली हेडिंग। ये वाले यानी एक प्रेजेंटेशन है, दोनों में फर्क क्या है, एक में थ्रेट और सेफगार्ड ऊपर नीचे डिस्कस हो रहे हैं और एक में आमने सामने। आमने सामने की प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपकी और भी बहुत सी केस स्टडी में यूज होगी, इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडीज में ये प्रेजेंटेशन यूज होगी। ठीक है, मैनेजमेंट लेटर भी जब हम देते हैं उसमें ये प्रेजेंटेशन यूज होगी। तो बेहतर है कि आप इस रिस्क असेसमेंट, उसकी अप्रोच, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसके प्रोसीजर लिखे, उसमें भी सिमिलर अप्रोच यूज होगी, यही फॉर्मेट यूज होगा। सिचुएशन के लिए अलग सेफगार्ड लिखेंगे जी हाँ। अहम चीज क्या है, ये दोनों प्रेजेंटेशन वैसे अलाउड है, आप चाहें तो जिस मर्जी प्रेजेंटेशन के मुताबिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। रिकमेंडेड मेरी अप्रोच क्या है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, टेबल फॉर्म में आमने सामने। जो अप्रोच एक्सेप्टेबल नहीं है वो क्या है कि सारे के सारे थ्रेड्स इकट्ठे लिख दिए और फिर सारे के सारे सेफगार्ड इकट्ठे लिख दिए। ये अप्रोच कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी पता चल रहा है कि किस थ्रेड का क्या सेफगार्ड है, किस सिचुएशन में क्या थ्रेड है, क्या सेफगार्ड है। इसमें भी पता चल रहा है किस सिचुएशन में क्या थ्रेड है, क्या सेफगार्ड, अगली सिचुएशन में क्या थ्रेड है, क्या सेफगार्ड, उससे अगली सिचुएशन में क्या थ्रेड क्या। लेकिन अगर सारे थ्रेड इकट्ठे कर देंगे, सारे सेफगार्ड, तो वो लिंक नहीं बन सकेगा कि ये सेफगार्ड किस सिचुएशन का है, कौन से वाले थ्रेड से रिलेट करता है, ये सेफगार्ड किस सिचुएशन का है। तो इसीलिए सारे थ्रेड्स इकट्ठे लिख देना, सारे सेफगार्ड इकट्ठे लिख देना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, पहले थ्रेड लिख के एक सिचुएशन के थ्रेड, उसके सेफगार्ड, फिर अगली सिचुएशन के थ्रेड, उसके सेफगार्ड, फिर तीसरी सिचुएशन के थ्रेड, उसके सेफगार्ड, ये एक्सेप्टेबल है। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और लेफ्ट पे सिचुएशन और थ्रेड, राइट पे सेफगार्ड, फिर लाइन लगा के लेफ्ट पे थ्रेड, सिचुएशन और थ्रेड, उसके सेफगार्ड, ये भी एक्सेप्टेबल है। और मैं रिकमेंड करता हूं आपको टेबल फॉर्म। क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन कैसे देनी है कोड ऑफ एथिक्स की। अगर तो वो 1-2 करके करता है, उस सूरत में भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो 1 करके टेबल फॉर्म में थ्रेट और सेफगार्ड, चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दे। ठीक है, 1-2 करके देता है तो उस वक्त स्टेटमेंट फॉर्म में कर देना ज्यादा मेरा ख्याल बेहतर होगा कि पार्ट ए लिख दिया ऊपर, फिर हमने उसके सिचुएशन और थ्रेट, और फिर नीचे सेफगार्ड, फिर पार्ट 2 आ गया, या अगले सफे पे पार्ट 2 आ गया, फिर थ्रेट और सेफगार्ड। प्रेजेंटेशन समझ आ गई कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से देनी है। ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल, रिकमेंडेड। ये जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो क्या है, सारे थ्रेड सारे सेफगार्ड। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बाजू का ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर उसने तो कहा हुआ पार्ट 1 में थ्रेड्स बताओ और पार्ट 2 में कहा हुआ सेफगार्ड बताओ,
तो हमने तो हर पार्ट को अलग करना है। याद रखें इस तरह के क्वेश्चन में जब पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसमें देखिए पार्ट 2 पार्ट 1 पे डिपेंडेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्ट 1 एक सफ़े के ऊपर सारे थ्रेड्स लिख दे, दूसरे सफ़े के ऊपर सारे सेफगार्ड लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको थ्रेड के साथ ही उसका सेफगार्ड लिखना पड़ेगा, सिचुएशन लिख के उसके साथ ही सेफगार्ड लिखना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सेम पेज के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर सकते हैं। वैसे ICAP पहले इस तरह के क्वेश्चन देता था, अब जब से उसने वो सेम पार्ट वाला रूल निकाला ना, अब वो पार्ट इस तरह का क्वेश्चन जिसमें दोनों पार्ट से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वो पार्ट 1 और 2 करके नहीं देता, बल्कि वो कंटिन्यूस एक ही लाइन में रिक्वायरमेंट कर देता है। जैसे एक इसी तरह का हमारा एग्जैक्टली इसी तरह की प्रेजेंटेशन के ऊपर एक और हमारा क्वेश्चन होता है रिस्क असेसमेंट का, जिसमें वो हमें सिचुएशन देता है और पार्ट 1 में कहता है रिस्क आइडेंटिफाई करो, और पार्ट 2 में कहता है बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। उस तरह के क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 लगा। लेकिन अब देखें क्या उस तरह के क्वेश्चन में हम सारे रिस्क इकट्ठे और सारे प्रोसीजर इकट्ठे कर दें कि पहले एक रिस्क बताएं, उसके फिर प्रोसीजर बताएं, उसको एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर है, फिर अगला रिस्क बताएं और उसके प्रोसीजर बताएं, फिर तीसरा उस, यानी पता चल रहा हो कि कौन से प्रोसीजर किस रिस्क से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। बिल्कुल, वहां पे भी मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे तो ऊपर रिस्क की हेडिंग दे दें और फिर प्रोसीजर लिख दें, फिर अगले रिस्क की हेडिंग, फिर उसके प्रोसीजर, फिर अगला रिस्क उसी प्रोसीजर, या लेफ्ट साइड पे रिस्क लिख लें, राइट साइड पे प्रोसीजर लिख लें, दोनों एक्सेप्टेबल है। रिकमेंड क्या करूंगा आपको उस वक्त, ये टेबल वाला, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा बहुत सी जगह पे यूज हो जाता है। और जो मैं आपसे कहूंगा गलत है फॉर्मेट, वो कौन सा होगा, सारे रिस्क इकट्ठे और फिर उसके बाद सारे प्रोसीजर इकट्ठे। उसमें भी पहले पार्ट 1 में ICAP लिखा करता था रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए इस सिचुएशन में, पार्ट 2 में कहता था प्रोसीजर बताइए। अब पता क्या कहता है, एक ही लाइन में कहता है आइडेंटिफाई रिस्क एंड स्टेट सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू एड्रेस दोज रिस्क। तो इसका मतलब है हम उसको आमने सामने कर सकते हैं। वरना उस तरह के क्वेश्चन में भी अगर पार्ट ए और बी हो ना, तो चूंकि हमें पता है पार्ट बी पार्ट ए पे डिपेंडेंट है, प्रोसीजर्स रिस्क पे डिपेंडेंट है, तो वो भी हम इसी तरीके से एक ही पेज के ऊपर करेंगे। रिस्क अलग सफ़े पे, प्रोसीजर अलग सफ़े पे, ऐसे नहीं करेंगे। समझ आ गई प्रेजेंटेशन की? तो लेक्चर के अभी हिस्से में हमने डिस्कस कुछ भी नहीं किया अभी केस क्वेश्चन को, लेकिन क्या डिस्कस कर क्या सीख लिया हमने, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो बताइए इस तरह के क्वेश्चन में क्या मैं पहले सफ़े पे सारे थ्रेड्स आइडेंटिफाई कर लूं और दूसरे सफ़े पे सारे प्रोसीजर्स बता दूं, कोर्स ऑफ एक्शन तो चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें क्या मुझे सिग्निफिकेंस लिखनी है? हालांकि नॉर्मली थ्रेड्स को डिस्कस करते हुए सिग्निफिकेंस उसका नेसेसरी पार्ट समझी जाती है, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूस केस स्टडी है, इसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा है जिनसे थ्रेड्स आइडेंटिफाई होता है, जो थ्रेड को क्रिएट कर रही होती है, तो हमने हर एक के साथ सिग्निफिकेंस नहीं लिखना, वरना क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? चलिए अब बताइए इसमें इशू क्या है। सेकेंड पॉइंट, you have been asked to start ये Zoe is currently studying for her first set of cases. पर you have been, हाँ हम है कौन कह रहा है, you are the audit manager in the firm of Ali and Company, this is the first time you have worked on one of firm's established client Star Company। इस क्लाइंट पे हम मैनेजर है, पहली दफा इस क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। मेन एक्टिविटी स्टार कंपनी इज प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इंडिविजुअल रिगार्डिंग सेविंग फॉर रिटायरमेंट, वो परचेज ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करता है, रेगुलेटेड बाय, ठीक है। अब यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टार्ट द ऑडिट प्लानिंग फॉर स्टार कंपनी बाय मिस्टर सन, ए पार्टनर इन अली एंड कंपनी। एक पार्टनर ने कहा है हमसे कि आप प्लानिंग स्टार्ट करें, ऑडिट में पहले प्लानिंग होगी ना। कह रहे मिस्टर सन हैज बीन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर स्टार कंपनी फॉर द प्रीवियस 9 years, प्रीवियस 9, 4th ईयर से आपको पता है थ्रेड राइज हो जाता है। ये कौन सा वाला केस, कौन सा है, लॉन्ग एसोसिएशन वाला, शाबाश। तो अब लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट फैमिलियरिटी थ्रेड, ठीक है। आगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर कह रहे हैं 9 years एंड सो हैज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट।
अब ये हमें घुमाने के लिए एक्सीलेंट नॉलेज की बात की है, क्योंकि जाहिर है इतने साल काम तो एक्सीलेंट नॉलेज तो होगा ही, लेकिन क्या एक्सीलेंट नॉलेज की वजह से हम 9 इयर्स को भूल जाएं? नहीं, थ्रेट राइज होगा। मिस्टर सन हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट ही वुड लाइक हिज डॉटर जोया टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम दिस ईयर। जोया इज करंटली स्टडिंग फॉर हर फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल पेपर्स फॉर हर ACCA क्वालिफिकेशन। ACCA का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं ACCA क्वालिफिकेशन का जो पहला AFC पेपर है, PRC के पेपर है, ये वो पढ़ रही है। अच्छा, इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये देखना पड़ेगा। ये कॉम्पिटेंस का इशू लग रहा है कि हमारे टीम में एक जूनियर इनएक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें मसला कोई नहीं होता, क्योंकि जाहिर है हर किसी ने पहली ना पहली दफ़ा तो ऑडिट सीखना ही होता है। आप भी जब किसी क्लाइंट, जब पहली दफ़ा किसी टीम का हिस्सा बनने के लिए जाएंगे तो प्रोबेबली आपका भी जो नॉलेज है वो इसी लेवल का होगा। और वैसे भी आपको पता है ICAP ने भी, आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद भी आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो इजाज़त दी हुई है। लेकिन हमने ये देखना होगा कि क्या टीम में ओवरऑल कॉम्पिटेंस है इस इंगेजमेंट को परफॉर्म करने की। अगर एक आधा टीम मेंबर इस तरह के नॉलेज, लो नॉलेज का आप इंगेज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा टीम मेंबर्स आपके इनएक्सपीरियंस्ड है, एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल इस पे हम कॉम्पिटेंस पे कमेंट कर सकते हैं कि टीम सीम्स नॉट टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या कोई फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है? जोया के टीम का हिस्सा बनने, वो पार्टनर की बेटी है, थ्रेट राइज होता है? इसकी वजह से कोई थ्रेट राइज नहीं होता। थ्रेट उस वक्त राइज होता अगर जोया क्लाइंट में काम कर रहे होते, उस वक्त थ्रेट राइज होता। ये क्लियर हुई है बात? नेक्स्ट, मिस्टर सन आल्सो इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर फॉर द ऑडिट सीनियर रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम स्टॉक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटेंड्स टू डू द सेम। ये हमने आज स्टडी करना है बिजनेस रिलेशनशिप में। बिजनेस रिलेशनशिप हमारा कल का प्लान था, लेकिन कल हमने डिस्कस नहीं किया, तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आज डिस्कस करेंगे। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर और क्लाइंट ये दोनों मिलके कोई बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो। और इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट होता है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का। जी, और कोई प्रॉब्लम? तो इस सिचुएशन में 3 थ्रेट, इस पैराग्राफ में 3 थ्रेट हमारे सामने आए। कौन कौन सा? एक 9 ईयर सिचुएशन बताया, सिर्फ सिचुएशन 9 इयर्स जो कि लॉन्ग एसोसिएशन का था, फिर कॉम्पिटेंस। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर थ्रेड हमने 5 पढ़े हैं, उसमें कॉम्पिटेंस का कोई थ्रेड है ही नहीं। हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई ना करना, ये भी तो थ्रेट है। जैसे समटाइम किसी केस स्टडी में आप ये टर्म यूज करेंगे, थ्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने का थ्रेट है। तो हालांकि कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी तो प्रिंसिपल है, लेकिन याद रखिए प्रिंसिपल्स का कंप्लाई ना होना ये भी थ्रेट कंसीडर किया जाता है। तो एक लॉन्ग एसोसिएशन, दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, और तीसरा परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज या बिजनेस रिलेशनशिप, जो हमने आज स्टडी करना है। और कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, सेफगार्ड्स तो आप बता देंगे ना इसमें। लॉन्ग एसोसिएशन के केस में क्या 9 ईयर से पार्टनर है, क्या रोटेट करते हैं और फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। शाबाश। और क्वेश्चन 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 में नहीं, 23 आपको दिया नहीं साइन, और 24 था। 24 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, चलिए इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। रिक्वायरमेंट मेकर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द ethical threats which may affect the independence of auditor in respect of the audit of goofy company, and for each threat explain how it may be reduced। 6 मार्क का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस केस स्टडी है, कंटिन्यूस केस स्टडी है 6 नंबर का। इसमें अगर 3 भी थ्रेट्स आ गए तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, सिग्निफिकेंस नहीं लिखनी हमने, तो मोस्ट प्रोबेबली इस केस स्टडी में सिग्निफिकेंस हमने नहीं लिखनी होगी। The audit engagement partner for Goofy company article has been in place for approximately 6 years.
कितने 3 साल के बाद, यानी 4th ईयर से लॉन्ग एसोसिएशन वाला कंसेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है कि थ्रेट राइज होगा। एक सिचुएशन आगे लॉन्ग एसोसिएशन जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है। एंड हर सन हैज जस्ट एक्सेप्टेड अ जॉब ऑफर फ्रॉम गूफी कंपनी एज ए सेल्स मैनेजर। इसमें दूसरा थ्रेट क्या, फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से राइज होता है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद क्लाइंट। अब जाहिर है बाप ऑडिटर है और बेटा क्लाइंट में एम्प्लॉय है, हालांकि एम्प्लॉय अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में है, क्या फिर भी थ्रेट राइज होता है? यस, फिर भी थ्रेट राइज होता है। किस सिचुएशन की वजह से? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से। आपने शायद याद है, हमने फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से 3 थ्रेट आइडेंटिफाई किए हुए हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब नहीं, अब पूछे इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होता है, पता है? अच्छा, आप पूछे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे राइज होता है, वही पता? अच्छा चले। और फेमिलियरिटी थ्रेट तो पता है, वो तो मुझे भी पता है। हाँ जी। तो अच्छा, फिर इसके बाद Goofy company has suggested that the external audit fee should be renegotiated with at least 20% of the fee being based on profit after tax of the company. Contingent fee. Shares वाली, हाँ sorry, this role would entitle him to share in Goofy company as part of his remuneration package. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें होल्डिंग शेयर, होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट भी है। तो 4 थ्रेड्स आ गए इसमें, 4 थ्रेड्स छोटी सी केस स्टडी में। तो बताइए 4 थ्रेड्स हैं, उनके साथ सेफगार्ड्स भी लिखने हैं, खुद जजमेंट अप्लाई करे। क्या सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट लिखने चाहिए? नहीं लिखने चाहिए। डन। और की क्वेश्चन 17 का थर्ड पार्ट। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? Shamsuddin is inclined to accept the above offer. Discuss the options available with him in each of the above situation. वो कह रहा है ये ऑफर को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, बताइए इसके पास क्या ऑप्शन है। थर्ड सिचुएशन आपने कहा, डिजाइन लिमिटेड हैज कॉन्टेक्टेड शमसुद्दीन एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे आर विलिंग टू अपॉइंट हिम एज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर इन द नेक्स्ट एजीएम। अच्छा, कंपनी है डिजाइन लिमिटेड, नेक्स्ट एजीएम एट ए फी ऑफ ₹200,000 if he completes the audit in a month. However, in case of delay in the audit work, the audit fee will be reduced to ₹150,000. ये भी कंटिंजेंट फी आ गई, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जो अर्ली रेट पे तो मैंने आपको बताया था, अर्ली रेट पे फीस चार्ज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जैसे टाइम बढ़ता है फीस उस वक्त बढ़ती है, कम होने से फीस नहीं बढ़ती, टाइम कम होने से तो फीस कम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने ज्यादा टाइम लिया तो फीस कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है फीस में चेंज की रीजन मोर वर्क नहीं है, मोर आवर्स नहीं है, बल्कि क्लाइंट ये चाह रहा है कि हम जल्द से जल्द काम करें, कंप्लीट करें इसको। रिस्क है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे ज्यादा फीस लेने के चक्कर में। ये भी कंटिंजेंट फी है। कंटिंजेंट फी ये बेसिकली कंटिंजेंट फी है। नहीं, वो तो आगे आपको उसकी मैंने जस्टिफिकेशन बताई है ना कि क्यों कोड ऑफ एथिक्स इसको डिस्करेज करता है। ये सर में जब रिस्क असेसमेंट करेंगे उसमें मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा कि क्लाइंट ने कहा है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है, हालांकि नॉर्मली ऑडिट 1 महीने में कंप्लीट होता है ईयर एंड के बाद। क्वेश्चन में ये कहा होगा उसने, तो क्लाइंट आपको टाइम कम दे रहा है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, तो इसका रिस्क क्या होता है फिर कि हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकें। हो सकता है काम जल्दी करने के चक्कर में हम कुछ रिक्वायर्ड प्रोसीजर ओमिट कर दें। जी क्लियर हो गया ये? तो ये कंटिंजेंट फी की तरफ जा रहा है। क्या कंटिंजेंट फी चार्ज कर सकते हैं हम क्लाइंट को? नो सर। एश्योरेंस फीस में तो, एश्योरेंस एंगेजमेंट में तो नहीं कर सकते, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी नहीं कर सकते ऑडिट क्लाइंट को। ठीक है, और की क्वेश्चन 15 का ए भाई ये क्लियर हो गया जिन स्टूडेंट ने पूछा था। 15 का है, हाँ ये बुरे वाला ये कल दिया था आपको। रिक्वायरमेंट डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट दैट मे बी इन्वॉल्वड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस।
एंड एडवाइज द पार्टनर ऑफ द कंसर्न फर्म विद रिगार्ड टू द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा आप बताइए इसमें सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि नहीं? हाँ, इसमें पार्ट्स बना के उसने दिया और मार्क्स भी ज्यादा है, 1 के 4 और 1 के 8, तो इसमें सिग्निफिकेंस लिखेंगे। अब अच्छा कल हमने लोन एंड गारंटी वाला कंसेप्ट सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किस में की थी? 2 कैटेगरी, नहीं बैंक नॉन बैंकिंग अभी नहीं की थी। सबसे पहले लोन किसने लिया है? क्लाइंट ने लिया है या कि ऑडिटर ने लिया है? अगर क्लाइंट ने लोन लिया हो ऑडिटर से तो वो इमटेरियल होना चाहिए दोनों के लिए, और अगर ऑडिटर ने क्लाइंट से लोन लिया हो तो फिर डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था कि नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लाइंट था। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था तो थ्रेट तो फिर भी लिखेंगे। थ्रेट क्या राइज होता है इसमें? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं लिखा हुआ, हम लिखेंगे? फिर नहीं लिखेंगे। हालांकि कॉमन सेंस कह रही है कि इंटिमिडेशन थ्रेट भी लिख दो, वो भी तो हो सकता है, कॉमन सेंस कह रही है, लेकिन हमारा नॉलेज क्या कहता है? सीखा क्या है हमने कि जो चीज जो सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्कस कर दी उस पर अपनी जजमेंट अप्लाई नहीं कर। हाँ, अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन होती ना जो कोड ऑफ एथिक्स में नहीं डिस्कस हुई होती, हमने नहीं पढ़ी होती, फिर हम अपनी जजमेंट अप्लाई कर लेते। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और सेफगार्ड्स क्या होंगे? इंश्योर करना है। अच्छा, सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करते हैं? सिग्निफिकेंट अमाउंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन पे। और सेफगार्ड्स में क्या लिखेंगे? सेफगार्ड्स क्या है? ना इसमें मटेरियल की इजाजत है। इसमें अगर तो लोन इमटेरियल है तो किसी सेफगार्ड की इजाजत, जो किसी सेफगार्ड की जरूरत नहीं है। ये इंश्योर करना चाहिए कि लोन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया गया हो, नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर और मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया गया हो। अगर लोन नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर और मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मटेरियल है, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया तो क्या, लेकिन मटेरियल है, फिर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट करना। और अगर लोन लिया गया है किसी ऐसे क्लाइंट से जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्या होगा? हाँ, इमटेरियल है तो दोनों के लिए इमटेरियल होना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मटेरियल है तो रीपे करें या जिसने लोन लिया उसको रिमूव करें। ये कौन सा वापिस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ? कह रहा है भूरे वाला बैंक लिमिटेड इज अ लिस्टेड चार्टर्ड क्लाइंट ऑफ उमर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बीबीएल हैज ग्रांटेड ए हाउस लोन ऑफ ₹5 मिलियन टू ए पार्टनर इन यूसीसी। कौन से वाला? पहले बताइए, क्लाइंट ने लोन लिया या फर्म? फर्म की तरफ से लोन लिया, एक टीम मेंबर ने लोन। दूसरा लोन किससे लिया है? बैंक से लिया है, तो वो कंसेप्ट अप्लाई होगा। थ्रेट्स लिखेंगे, सिग्निफिकेंस का फैक्टर भी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, थ्रेट भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेफगार्ड में क्या लिखेंगे? नॉर्मल लैंडिंग प्रोसीजर्स और टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मटेरियल है एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट किया जाए। क्लियर? ये हमने कल सिचुएशन पढ़े थे। और कोई क्वेश्चन? 12 का बैंक भी है, लिमिटेड भी है। हाँ, तो बैंक लिमिटेड भी होती है तो ये कंपनी ही है। बैंक्स भी कंपनी होते हैं, वो पहले कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड होते हैं, फिर वो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो कंपनीज एक्ट भी उन पे अप्लाई होता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपने कहा? 12 का बी पार्ट। एबीसी लीजिंग कंपनी है। हाँ, ये बाइंग एंड सर्विसेज वाला जो है, ये बिजनेस रिलेशनशिप वाला आज स्टडी करेंगे। 12 का बी पार्ट आज डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप, दूसरा इंड्यूसमेंट्स। बिजनेस रिलेशनशिप जैसा नाम से जाहिर है कि इसका मतलब क्या है कि फर्म या उसके किसी भी टीम मेंबर के दरमियान
और क्लाइंट या उसके किसी भी एम्प्लॉय के दरमियान में कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो। इसमें पहली चीज नोट करने वाली ये है कि सिर्फ फर्म और क्लाइंट के दरमियान में रिलेशनशिप को उन्होंने डिस्कस नहीं किया इस प्रोविजन में, बल्कि क्लाइंट के किसी भी एम्प्लॉय और फर्म के किसी भी टीम मेंबर के दरमियान में भी अगर कोई जॉइंट वेंचर, कोई पार्टनरशिप वगैरह चल रही है, वो भी इसी थ्रेट में, इसी सिचुएशन में कवर होगी। पहली चीज हमने क्या सीखी, बिजनेस रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड फर्म प्लस आल्सो एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी और इंडिविजुअल्स एट फर्म, इन दोनों के दरमियान में भी बिजनेस रिलेशनशिप। तो पता चल गया पहले कवरेज किस किस पे, एप्लीकेशन किस किस पे है, इंडिविजुअल भी अप्लाई कवर होते हैं इस प्रोविजन में। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये कि बिजनेस रिलेशनशिप से मुराद क्या है। बिजनेस रिलेशनशिप से मुराद प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, यानी अगर ऑडिटर कोई ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है या नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो इसमें बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। बिजनेस रिलेशनशिप में कौन सी चीजें आएंगी ये जरा गौर से सुनिएगा। बिजनेस रिलेशनशिप में दो एग्जांपल्स आएंगे, एक पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर विद क्लाइंट। फर्म और क्लाइंट दोनों ने मिलके कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। फर्म ने कहा सर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दिया कीजिएगा। अब ये जॉइंट वेंचर है क्लाइंट के साथ या पार्टनरशिप है क्लाइंट के साथ, ये है बिजनेस रिलेशनशिप। या इवन हमें पता चला कि क्लाइंट का डायरेक्टर और हमारी फर्म का मैनेजर, ये दोनों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप किया है, रियल एस्टेट बिजनेस में पार्टनरशिप किया है। ये क्या, कौन सी एग्जांपल है बिजनेस रिलेशनशिप के, ऑडिट फर्म और क्लाइंट के दरमियान। और एग्जांपल, अच्छा ये दूसरी एग्जांपल भी गौर से समझिए। क्लाइंट ऑब्टेन्स गुड्स एंड अदर सर्विसेज फ्रॉम टीम मेंबर आर हिज रिलेटिव। क्लाइंट कोई गुड या सर्विसेज ऑब्टेन करता है। अब इसमें दो चीजें हैं, गुड या सर्विसेज ऑब्टेन करने के हवाले से दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमारा कोई टीम मेंबर ऑडिटर क्लाइंट से गुड या सर्विसेज परचेज करे। दूसरा, क्लाइंट हमारे ऑडिटर में से किसी टीम मेंबर से गुड या सर्विसेज परचेज करे। ओवरऑल दोनों बिजनेस रिलेशनशिप में ही आएंगे। क्या एग्जांपल्स मैंने दी बिजनेस रिलेशनशिप के? बिजनेस, एक पहली एग्जांपल तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप की दी, वो क्लियर हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या दी कि या तो गुड या सर्विसेज क्लाइंट ऑब्टेन कर रहा है टीम मेंबर से या कोई टीम मेंबर क्लाइंट से, ठीक है। और इन गुड्स एंड सर्विसेज में जो एज ऑडिटर सर्विसेज है वो कवर नहीं होंगी, उन्हें हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहते, ठीक है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसमें मैंने आपको क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में, एक है कि क्लाइंट ऑडिट फर्म से कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहा है और दूसरा ऑडिट फर्म या टीम में से कोई गुड या सर्विसेज बाय कर रहा है। ओवरऑल दोनों सिचुएशन बिजनेस रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स इनको डिफरेंट डील करता है। कहता है अगर तो क्लाइंट ने गुड या सर्विसेज ऑब्टेन की टीम मेंबर से, फिर तो ये सीधा बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। यानी बिजनेस रिलेशनशिप के जो थ्रेट्स और सेफगार्ड हैं हम डिस्कस करेंगे वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और अगर ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला है, ये भाईजान ये इंड्यूसमेंट्स वाले में करना, हाँ जी, ये पॉज कीजिएगा जी। तो दो सिचुएशन मैंने आपको बताई बिजनेस रिलेशनशिप में। एक तो पहले बता दिया एज ऑडिटर रिलेशनशिप इसमें कवर नहीं होगा, ऑडिटर का ऑडिटर होना, क्लाइंट का क्लाइंट होना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस रिलेशनशिप के अलावा कोई भी गुड एंड सर्विसेज की एक्सचेंज होती है, वो चाहे ऑडिटर वाली साइड से कोई भी बंदा गुड एंड सर्विसेज को बाय करे, ऑब्टेन करे, या क्लाइंट वाली साइड से कोई भी बंदा, तो वो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप में आ जाएगा। क्लियर? इसमें अब आगे फर्दर हमने क्या करना है, इस सिचुएशन को, एक तो पार्टनरशिप वाली एग्जांपल मैंने आपको बता दी,
फिर उसके बाद परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाली है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में आपने खास तौर पे देखना है कि गुड या सर्विसेज को परचेज कौन कर रहा है। ऑडिटर वाली साइड से कोई क्लाइंट से गुड या सर्विसेज बाय की जा रही हैं, या क्लाइंट वाली साइड से ऑडिटर से गुड या सर्विसेज बाय की जा रही है। अगर क्लाइंट वाली साइड से गुड या सर्विसेज बाय की जा रही हैं वो बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा, और अगर ऑडिटर वाली साइड से कोई गुड या सर्विसेज बाय की जा रही हैं वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में आएगा। तो सबसे पहले तो आपने केस स्टडी में जब कभी गुड्स एंड सर्विसेज की का आएगा कंसेप्ट, आपने ये देखना है कि क्लाइंट की तरफ से बाइंग हो रही है या कि ऑडिट टीम की तरफ से बाइंग हो रही है। पहली चीज ये, ठीक है। अगर क्लाइंट की तरफ से बाइंग हो रही है तो कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप, और अगर ऑडिट टीम की तरफ से बाइंग हो रही है तो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। चलिए अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। एग्जाम में उसने कहा कि पार्टनर है, उसका क्लाइंट होटल चेन है और वो अक्सर क्लाइंट के होटल में स्टे करता है, कौन सा केस है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला, शाबाश। अगला वो कहता है कि क्लाइंट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है और उसने मोबाइल फोन अपने एम्प्लॉयज को 10% डिस्काउंट पे देता है। उसने ऑडिट टीम मेंबर को भी ऑफर कर दी कि आप भी अगर मोबाइल लेना चाहे तो 10% डिस्काउंट पे मोबाइल ले सकते हैं। ये भी परचेज ऑफ गुड है, क्योंकि ये बाइंग किसकी तरफ से हो रही है? ऑडिटर की तरफ से। अच्छा, क्लाइंट ने कहा कि सर हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट में कुछ सामान जो है ना वो पोर्ट में फंस गया है। ऑडिट टीम मेंबर में से सीनियर ने कहा कि मेरा भाई जो है वो फॉरवर्डिंग एजेंट है, ट्रांसपोर्टर है, वो आपका सामान वहां से छुड़वा के आपके हेड ऑफिस में डिलीवर करवा देगा। ये बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल। क्लाइंट कहता है सर मुझे कोई अच्छा, ऑडिट टीम मेंबर में से आज क्वेश्चन किया था, जो मैनेजर है वो क्लाइंट से कोई बिजनेस एडवाइस लेता है। ऑडिट टीम मैनेजर क्लाइंट से बिजनेस एडवाइस लेता है कि सर मुझे बताइए मैं किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, किस कंपनी के शेयर्स खरीदूं। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर नहीं है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर तब होता जब ऑडिटर और क्लाइंट दोनों मिल के कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट कर लेते, दोनों मिल के कोई बिजनेस एडवाइजरी बिजनेस ओपन स्टार्ट करते। मैनेजर ने सिर्फ क्लाइंट से ये पूछा है कि सर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दीजिए, मैं किस कंपनी के शेयर्स खरीदूं। तो ये कौन, ये सर्विसेज बाय की जा रही हैं। ये टीम मेंबर सर्विसेज ऑब्टेन कर रहा है क्लाइंट से। ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा। क्लियर? तो इन एग्जांपल से आपको पता चल गया कि बिजनेस रिलेशनशिप वाला केस कब आपने डिस्कस करना है और परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस जब दोनों के दरमियान में ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप होगी, 100% बिजनेस रिलेशनशिप। जब परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा, डिपेंड करता है, अगर परचेजिंग और सर्विसिंग बाइंग हो रही है क्लाइंट की तरफ से बिजनेस रिलेशनशिप, और अगर ऑडिट टीम की तरफ से बाइंग हो रही है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब हम इसके आगे पहचान लिया एक दफा हमने कि सिचुएशन कौन सी है। इसके बाद थ्रेट्स और सेफगार्ड। बिजनेस रिलेशनशिप में थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि दोनों बिजनेस रिलेशनशिप है ना, जाहिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट किस लिए? क्योंकि नहीं हो सकता, इसका रीजन ये कि अगर उधर क्वालिफाइड ऑडिट में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो वो दूसरी पार्टी थ्रेट दे सकती है कि फिर पार्टनरशिप भी खत्म समझो। इंटिमिडेशन थ्रेट। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? अगर इनसिग्निफिकेंट है बिजनेस रिलेशनशिप तो फिर कोई एक्शन की जरूरत नहीं। अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर इसे क्या करना है? रिड्यूस टू इनसिग्निफिकेंट लेवल। इस रिलेशनशिप को, बिजनेस रिलेशनशिप को रिड्यूस टू, और अगर इनसिग्निफिकेंट लेवल रिड्यूस नहीं कर सकते फर्म को विड्रॉ करना चाहिए। अब बताइए, अगर आपको ये कह दे कि डायरेक्टर और इधर से जो हमारा पार्टनर है ये आपस में मिलके प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप है, सबसे पहले पहचानिए सिचुएशन कौन सी है? बिजनेस रिलेशनशिप। थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। सेफगार्ड्स क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे अगर इनसिग्निफिकेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये सिग्निफिकेंट है तो जो कि लग रहा है तो फिर या तो इसको रिड्यूस करें इनसिग्निफिकेंट लेवल तक, या
इंडिविजुअल को रोटेट कर दें, अगर इंडिविजुअल को रोटेट नहीं कर सकते तो फिर विड्रॉ कर लो। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे पार्ट 1 फर्म का एक ही पार्टनर है, विड्रॉ। पार्ट 2 फर्म के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, रिमूव कर दें, रोटेट कर दें, किसी दूसरे पार्टनर को आइटर अपॉइंट कर दें। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं उस कंसेप्ट की तरफ जो आईकैप ने सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा क्या पूछा हुआ है? जब गुड एंड सर्विसेज परचेज की जाती हैं बाय ऑडिटर, ऑडिटिंग, इस सिचुएशन में थ्रेट कौन सा राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट। और ये ध्यान में रखिएगा, पहले इसलिए बताया था कि अटेंटिव होकर सुने कि आईकैप ने सबसे ज्यादा आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट पूछा हुआ है वो कौन सा है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला। थ्रेट कौन सा राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट है। फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी? वेदर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या ये परचेजिंग क्लाइंट की वो गुड या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या उसकी, या के, और दूसरा परचेज करने से पहले क्या टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया गया था? कोई अनड्यू फेवर तो एक्सेप्ट नहीं की गई। और मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? जैसे फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी, हम सीए फर्म में हमने नया ऑफिस स्टार्ट करना है, नए ऑफिस के लिए हमें 50 एसी खरीदने हैं, और आपको पता चला कि आपके क्लाइंट जो आप फर्म ने अपने ही क्लाइंट से 50 एसी खरीदे, अपने ऑडिट क्लाइंट से 50 एसी खरीदे। बताइए सिचुएशन कौन सी है? परचेज ऑफ, पहचान लिया आपने, क्योंकि बाइंग ऑडिट फर्म की तरफ से परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिग्निफिकेंस कैसे वैल्यूएट करेंगे? क्या ये अच्छा आपने फैक्टर्स लिखने हैं ऐसे एज इट इज, एनालिसिस नहीं करना, मैंने आपको मना किया एनालिसिस, सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं। लेकिन अगर एनालिसिस खुद से करें, नॉर्मल कॉस्ट, क्या क्लाइंट का नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है? ये क्लियर हो गया। वेदर टेंडरिंग प्रोसेस वाज फॉलो, यानी सिर्फ क्लाइंट से ही कोटेशन ली गई थी कि मार्केट में दूसरी कंपनी से भी कोटेशन ली गई थी, ये देखा जाएगा। अगर दूसरी कंपनी से भी कोटेशन ली गई थी इसका मतलब है फेयर डिसीजन हुआ है, सारी कोटेशन का एनालिसिस करके। और अनडील, क्या हैवी डिस्काउंट तो एक्सेप्ट नहीं किया गया? अगर हैवी डिस्काउंट एक्सेप्ट किया गया हो तो फिर इसका मतलब थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मोबाइल 10% डिस्काउंट पे खरीदा था, अगर हालांकि जनरल पब्लिक को डिस्काउंट, एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया जाता है, जनरल पब्लिक को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो हम बताइए एज ऑडिटर हमें एम्प्लॉइज वाली पोजीशन पे होना चाहिए कि जनरल पब्लिक वाली पोजीशन पे? जनरल। अगर हमें भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन आमनत बेसिस में नहीं है, इसमें अनड्यू फेवर दी गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या मटेरियल ट्रांजैक्शन है? ये 50 है, मटेरियल ट्रांजैक्शन है। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी सिग्निफिकेंस। सेफगार्ड्स क्या है? अगर तो थ्रेट इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्लाइंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी था, टेंडरिंग प्रोसेस भी फॉलो किया गया, अनड्यू फेवर भी कोई नहीं ली गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर थ्रेट सिग्निफिकेंट है तो क्या करें? इसको रिड्यूस कर देना चाहिए। अब चूंकि पास में ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इसको तो रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें क्या करना, अगर फ्यूचर की ट्रांजैक्शन की बात होती तो हम क्या कहते हैं कि ये इसको रिड्यूस कर देना चाहिए टू इनसिग्निफिकेंट लेवल। और अगर नहीं कर सकते तो रेलिवेंट टीम मेंबर को रिमूव कर देना चाहिए, या फर्म को एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। एसी वाली एग्जांपल में अगर पता चले हैवी डिस्काउंट लिए गए क्लाइंट से, हैवी डिस्काउंट लिए गए क्लाइंट से, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन आईकैप ने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि वो डिफरेंट होटल्स में स्टे करता है, उसमें आप थ्रेट क्या मेंशन करेंगे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स क्या होंगे? और सेफगार्ड्स रिड्यूस करें टू इनसिग्निफिकेंट लेवल। और अगर रिड्यूस नहीं करता वो पार्टनर अपने स्टेज को, जो होटल में स्टे कर रहा है, उसको रिमूव करके किसी दूसरे को अपॉइंट कर देना चाहिए। या अगर पार्टनर एक ही है तो फिर विड्रॉ कर ले उस एंगेजमेंट से। बिजनेस रिलेशनशिप क्लियर हो गया। इसमें सबसे अहम चीज आपके लिए क्या होगी? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस और बिजनेस रिलेशनशिप दोनों को क्लासिफाई करना करेक्टली। लेवल ऑफ
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने हमें बताया सिग्निफिकेंस के सिर्फ फैक्टर्स लिखा करने हैं, आगे डिस्कशन नहीं करनी कि आपका कंक्लूजन क्या है कि इस सिचुएशन में थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है कि मॉडरेट है या लो सिग्निफिकेंस है, यही क्वेश्चन है। इसके वन वर्ड रीजन ये है कि आई कैप रिक्वायर नहीं करता। आई कैप के जैसे सोल्यूशन में नहीं लिखा होता, आई कैप की मार्किंग स्कीम में डिसीजन करने के मार्क्स नहीं होते, सिर्फ मार्क्स होते हैं फैक्टर्स लिखने के। जब सोल्यूशन में सिर्फ फैक्टर्स लिखे जाते हैं, जब मार्किंग स्कीम में सिर्फ फैक्टर्स की मार्किंग है, तो हमें खुद से डिसीजन करने की क्या जरूरत है। और अगर आप डिसीजन करेंगे, उससे इसलिए भी मना कर रहा हूँ, वो आपका जजमेंटल डिसीजन होगा, वो हो सकता है कि किसी दूसरे की जजमेंट डिफरेंट हो। तो जितने फैक्टर्स एग्जामिनर हमसे रिक्वायर करता है, जो चीजें, वही हम प्रेजेंट करते हैं तो काफी है। इंड्यूसमेंट्स, इंड्यूसमेंट्स किसको कहते हैं? पहले इसका नाम था गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसका मतलब ये था कि क्लाइंट को मुफ्त में कुछ चीजें दी। गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? गिफ्ट का मतलब मुफ्त में कुछ चीजें दी गई, तहाइफ दिए गए, तहाइफ दी। अच्छा, इसमें अगर क्लाइंट हमें ये कहता है सर नॉर्मली तो हम दूसरों को ये चीज 100 रुपीज में देते हैं, आपको 50% डिस्काउंट में दे देते हैं, ले ले, ये गिफ्ट है या परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज? ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। जब क्लाइंट हमें डिस्काउंट ऑफर, गिफ्ट डिस्काउंट पे नहीं दिए जाते, गिफ्ट तो फ्री दिए जाते हैं। क्लाइंट ने हमें फ्री में कोई गिफ्ट दिया, कोई चीज फ्री में दे, ये गिफ्ट में आएगा। और खाना खिलाया, कहीं सैर करवाने के लिए ले गया, केस स्टडीज में पढ़ा हमने, ये हॉस्पिटैलिटी में है। ठीक है, तो गिफ्ट, हॉस्पिटल, या समटाइम होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, कि क्लाइंट हमें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल देता है किसी भी जगह पे। ठीक है, वीआईपी, जैसे क्लाइंट ने कहा कि जी पीसीबी गाइड करने के लिए गए, पीसीबी ने कहा कि सर आइए आपको पीएसएल का फाइनल मैच दिखाते हैं, उसके फ्री टिकट्स, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। प्रेफरेंस, या नॉर्मली दूसरे लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही, हमने मार्केट प्राइस पे ही टिकट ली, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं मिल रही और हमें टिकट आराम से मिल गई, यह है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मेरे भैया मैंने आपको पहले बताया था छोटे छोटी नोका टोकी करते हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो जो गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी है, ये अलग कंसेप्ट है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का कंसेप्ट अलग है। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं, क्वेश्चन में जब कभी उसने लिखा होता है ना डिस्काउंट, तो उसको गिफ्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। हालांकि डिस्काउंट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया जा रहा है, ये बाइंग का, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होगा, गिफ्ट्स का नहीं होगा। तो बहुत सी एग्जांपल्स थी, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वगैरह। कोड ऑफ एथिक्स ने इन सबको इकट्ठा करके एक ही नाम दे दिया, क्या? इंड्यूसमेंट, मतलब तरगीबात। जब कभी ऑडिटर को तरगीब दी जाए, उसको लुभाया जाए, उसको उबारा नहीं जाए, लुभाया जाए, लुभाना मतलब होता है इंड्यूसमेंट का मतलब ये है। यानी इसमें क्या है? गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या है? कोई तोहफा दे दिया। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? खाना खिलाने के लिए ले गए। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? सैर वगैरह करवाने के लिए ले गए। पॉलिटिकल चैरिटेबल डोनेशन, यानी क्लाइंट ने फर्म को कोई डोनेशन दे दी, क्लाइंट ने कहा, पता चला पार्टनर है उसकी एक एनजीओ है, तो क्लाइंट ने कहा सर आपकी एनजीओ के लिए हम आपको 10 लाख की डोनेशन देते हैं। तो ये भी असल में, हालांकि वो बज़ाहिर डोनेशन दे रहा है, लेकिन असल में ये ऑडिट फर्म को एक तरह से रिश्वत दी जा रही है, ये भी इंड्यूसमेंट्स में आएगा। अपील टू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, मतलब क्लाइंट की तरफ से कोई टीम मेंबर, क्लाइंट की तरफ से किसी एम्प्लॉय की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई आपको, है? ये भी इंड्यूसमेंट ही है। सीएफओ अब्दुल्ला खान, उसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, आपने कहा चलो मेरे कॉन्टैक्ट्स में इजाफा होगा, कल को कोई काम पड़ेगा तो मैं इसे कहूँगा ये मेरा काम कर देगा, ये भी इंड्यूसमेंट। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये सारे के सारे कैटेगरीज किस में आती है? सारी की सारी एग्जांपल किस कैटेगरी में आती है? इंड्यूसमेंट्स में। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में जो टेस्ट करता है वो गिफ्ट की एग्जांपल टेस्ट करता है और एंटरटेनमेंट की एग्जांपल टेस्ट करता है। ठीक है, आपने जो केस स्टडीज पढ़ी होंगी
उनमें भी आपने देखा, खासतौर पर वाली केस स्टडी जो कंटिन्यूस नेचर की है, उनमें वो गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटल या एंटरटेनमेंट इसकी एग्जाम्पल अक्सर टेस्ट करता है। थ्रेट क्या राइज होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे? भाई गिफ्ट दे रहा है तो कीमती गिफ्ट ही देगा, कोई कैलेंडर थोड़ी दे देगा, कोई पेन का तोहफा थोड़ी दे देगा, कोई कीमती गिफ्ट देगा। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे राइज होता है? क्योंकि तोहफा देने से दोस्ती प्यार बढ़ता, दोस्ती बढ़ती है, फेमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होता है? इंटिमिडेशन थ्रेट, भाई आपको तोहफा दिया था ना बाइक का, तो आपने अब क्या करना है, जो हमारी मिस स्टेटमेंट है ना पार्टनर को नहीं डिस्क्लोज करने, वरना अगर हमारी मिस स्टेटमेंट आपने पार्टनर को डिस्क्लोज की तो हम ये बाइक वाला तोहफा भी पार्टनर को डिस्क्लोज कर देंगे। ये धमकी दे रहा है हमें। या इवन अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पार्टनर को गिफ्ट दिए जाते हैं, तो फिर पार्टनर को ये थ्रेट किया जाता है कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो हम जनरल पब्लिक को ये बता देंगे कि आपने हम कीमती तोहफे हमसे लेते रहे। तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होता है। तो इंड्यूसमेंट से, यानी गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वगैरह से, इंड्यूसमेंट से कौन सा थ्रेट राइज होता है? सबसे ज्यादा ICAP ने पूछा हुआ है, इंड्यूसमेंट से कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। शाबाश। सेफगार्ड्स क्या होंगे? अगर तो इनसिग्निफिकेंट है इंड्यूसमेंट तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इंड्यूसमेंट है, सिग्निफिकेंट, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना। और क्लाइंट एक्सेप्ट अगर नहीं, क्लाइंट ने ऑफर किया, ये भैया टीम मेंबर है, मैं CF हूं, मैंने इनको ऑफर किया, सर जी ये आप के लिए नई बाइक है, एक्सेप्ट नहीं करना। इन्होंने कहा सॉरी सर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या इतना काफी है कि पार्टनर को बताना चाहिए कि सर CFO ने उन्हें तोहफा देने की कोशिश की है? बताना चाहिए। यही वो कह रहा है कि डिस्क्लोज करना है और डॉक्यूमेंट करना है कि एक क्लाइंट तोहफे देने की कोशिश करता है। अगर एक्सेप्ट, ये उस सूरत में अगर एक्सेप्ट नहीं किया, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करना है? तोहफा रिटर्न कर लें। अगर वापस करने की हालत पोजीशन में नहीं है, उसकी कॉस्ट रीइंबर्स करे जितने का तोहफा था। और अगर ये भी नहीं कर सकते, मेंबर को टीम से रिमूव करे, और फिर आइंदा फर्म इस बंदे को जिसने तोहफा लिया ना किसी अच्छे क्लाइंट में नहीं भेजती। सिर्फ यूं ना समझे कि चलें इस क्लाइंट से रिमूव कर देंगे, किसी दूसरे क्लाइंट में चले जाएंगे। जो क्लाइंट से गिफ्ट रिसीव करता है उसकी फिर रेपुटेशन इफेक्ट होती है फर्म में। वर्क शुड बी रिव्यूड, उस इंडिविजुअल का काम जिसने गिफ्ट एक्सेप्ट किया है उसके काम को रिव्यू किया जाएगा। देखिए क्या यही नहीं होने चाहिए सेफगार्ड्स? गिफ्ट में अगर शेयर दे दिया उसी क्लाइंट के, अपने ही उसने शेयर दे दिए, तो फिर इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्लियर हुआ? हमने आज कितनी सिचुएशन स्टडी की? दो, बेसिकली दो, लेकिन असल में 3 है, क्योंकि जो बिजनेस रिलेशनशिप है इसको फर्दर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक टिपिकल बिजनेस रिलेशनशिप, एक परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय ऑडिट टीम मेंबर, ठीक है, और फिर इंड्यूसमेंट्स। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम कौन सी चीज है भला? एक परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज और इंड्यूसमेंट। इसके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्या आपने? आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, ये कल आपने लाजमी अटेम्प्ट करके लानी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।